नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो हमारे देश की हर महिला को चिंता में डाल देगी। कल हमने आपको दिखाया था कि महाकुंभ में कुछ लोग महिलाओं के स्नान करते हुए वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर बेच रहे हैं। आज इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि देश भर में ऐसे बहुत सारे गैंग्स काम कर रहे हैं जो सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि देश भर के ब्यूटी पार्लर्स में, शॉपिंग मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में और पब्लिक टॉयलेट्स में लगे सीसीटीवी कैमरास को हैक करके उनमें रिकॉर्ड हुए महिलाओं के वीडियोस बाजार में बेच रहे हैं। इसलिए आज के बाद जब भी आप अपने आसपास सीसीटीवी कैमरा देखें तो आपको सुरक्षित महसूस करने की बजाय सतर्क होने की आवश्यकता है। आजकल देश में छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां भी कितनी असुरक्षित हो गई हैं, इसकी एक और खतरनाक कहानी हम आपको अजमेर के पास व्यावर से दिखाएंगे। इस इलाके में लड़कों का एक गैंग पकड़ा गया और ये लड़के स्कूल के बाहर छात्राओं से पहले दोस्ती करते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और अंत में उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालते थे। आज जब आप इस गैंग के जाल में फंसी मासूम बच्चियों की कहानियां सुनेंगे तो आप भी विचलित हो जाएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि चीन के युवाओं की शादी से विरक्ति क्यों हो गई है। चीन में सरकार शादी करने के लिए युवाओं को कैश इनाम दे रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां के युवा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि जो अपराधी महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने के आपत्तिजनक वीडियोस रिकॉर्ड करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 500 रुपए से 3000 रुपए में बेच रहे थे, उन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज आप सबको, पूरे देश को इन तीनों अपराधियों के चेहरे ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ में ये महापाप किया है। देखिए, देखने में आपको बिल्कुल साधारण से लोग दिखेंगे। ऐसे साधारण से दिखने वाले लोग आपके आसपास दिन भर सड़कों पर, बाजारों में आपको दिखते होंगे। और कैसे आप पहचानेंगे कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? इनमें जो मुख्य अपराधी है उसका नाम है प्रज्वल अशोक और यह महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दूसरे अपराधी का नाम है व्रज पाटिल, यह महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। और तीसरे अपराधी का नाम है चंद्र प्रकाश फूलचंद, जो उत्तर प्रदेश के उसी प्रयागराज का रहने वाला है जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यानी इतनी बड़ी धार्मिक नगरी में यह व्यक्ति रहता है, लेकिन इसके दिमाग में क्या है आप सोचिए। और ये तीनों ही किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि ये हिंदू होकर महाकुंभ में इतना बड़ा महापाप कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और गुजरात पुलिस का कहना है कि इनमें चंद्र प्रकाश फूलचंद वो व्यक्ति है जिसने महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलने के कई वीडियोस बनाए थे और ये इन सभी वीडियोस को टेलीग्राम ऐप के एक चैनल के माध्यम से बेच रहा था। और जो वीडियोस ज्यादा आपत्तिजनक होते थे उन एक एक वीडियो के इसे 1,500 से 3,000 रुपए तक मिलते थे। यानी जो वीडियो जितना आपत्तिजनक होगा वो उतना ज्यादा महंगा बिक रहा था। गुजरात पुलिस ने इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी राजकोट से जुड़े उस मामले में की जिसमें एक अस्पताल में एक महिला को इंजेक्शन लगाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर लीक हो गया और यह वायरल हो रहा था। अब सोचिए, कोई महिला अस्पताल में जाती है और वहां उसका इलाज चल रहा है या उसकी सर्जरी हो रही है या उस महिला को एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उस समय जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज ले लिया गया और उसे बाजार में बेचा गया। अब आप खुद सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं अस्पताल जाती होंगी। कभी आपने सोचा है कि अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है वो वीडियो भी बाजार में बिक सकता है? पुलिस का कहना है कि ये तीनों अपराधी देश भर के अस्पतालों में, शॉपिंग मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में, शॉपिंग मॉल्स में, पब्लिक टॉयलेट्स में, बस स्टेशंस में, रेलवे स्टेशंस में और ब्यूटी पार्लर्स में लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया करते थे और इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चुराकर ये महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस सोशल मीडिया पर बेचते थे और ये
बहुत ही खतरनाक बात है। आप सोचिए, हमारे देश की महिलाएं जब कहीं जाती हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं, किसी अस्पताल में जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में आप जब जाते हैं, तो जब आप आसपास सीसीटीवी देखते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहां कम से कम आपके साथ किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना नहीं घटेगी, आप सुरक्षित हैं। लेकिन अब से जब भी आप अपने आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा देखें तो सुरक्षित महसूस करने के बजाय आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। और यह बात हम अपने देश की सभी महिलाओं से, लड़कियों से कह रहे हैं, क्योंकि आप जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, चेंजिंग रूम्स में जाते हैं जहां आप नए कपड़े ट्राई करते हैं, या जहां भी जितनी भी सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और अब कोई नहीं कह सकता कि कौन सी जगह से सीसीटीवी कैमरे को हैक करके आपका यह वीडियो बाजार में बेच दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलने के वीडियोस 500 रुपए से 3000 रुपए के बीच इसी देश में बेचे जा रहे हैं। अस्पताल में महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के वीडियोस 999 रुपए में बाजार में बिक रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के कपड़े बदलने के वीडियोस 1,500 रुपए में बाजार में बिक रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में हिडन कैमरे से बनाए गए वीडियोस 2,500 रुपए में बाजार में बिक रहे हैं। गंगा में महिलाओं के स्नान करने के वीडियोस इस समय बाजार में 3,000 रुपए में बिक रहे हैं। और अस्पताल में महिलाओं के एक्सरे कराने और कपड़े बदलने के वीडियोस 1,000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। और यह सूची बहुत लंबी है और यह बात बहुत दुखद है। आप सोचिए, सीसीटीवी कैमरा जब लगाया जाता है कहीं तो वो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि उन जगहों पर कम से कम अपराध को रोका जा सके। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे करना है, यह कोई हमारे देश के लोगों से सीखे, हमारे देश के अपराधियों से कोई सीखे कि कोई व्यवस्था या कोई टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए भी लाई गई है तो उसको भी कैसे उसका दुरुपयोग कर लेना है। पुलिस का कहना है कि ये सारे अपराधी रोमानिया और जॉर्जिया जैसे देशों में बैठे हैकर्स से भारत के अस्पतालों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक टॉयलेट्स और बस स्टॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक करवाते थे। ये जो देश के नाम अभी हमने आपको बताए हैं, रोमानिया और जॉर्जिया जैसे देश, यहां पर दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं। आप उन हैकर्स को पैसा दीजिए और वो दुनिया भर में किसी भी हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके आपको दे सकते हैं। और इन अपराधियों को यह बात पता चल गई और ये विदेशों में बैठे हैकर्स को पैसा देकर इन सीसीटीवी कैमरों को हैक करवा रहे थे। बाद में इसी फुटेज को यूट्यूब और टेलीग्राम पर बेचकर ये लोग लाखों रुपए कमाते थे। इनमें जो अपराधी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, उसने देश भर के 60 से 65 अस्पतालों के आपत्तिजनक वीडियोस को बेचकर पिछले 6 महीने में ही लगभग 8 लाख रुपए कमाए। और इसका लक्ष्य इन वीडियोस को बेचकर 4 करोड़ रुपए कमाने का था। और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तब इसके पास ऐसे 2000 से ज्यादा वीडियोस पकड़े गए और इन वीडियोस को ये इंस्टाग्राम के 22 अलग अलग अकाउंट से भी लोगों के बीच फैला रहा था, वायरल कर रहा था और लोगों को यह बता रहा था कि अगर वो इन सभी वीडियोस को साफ साफ देखना चाहते हैं तो उन्हें एक टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन करना होगा और इसके ज्वाइन करने के लिए अलग से फीस देनी होगी। तो ये करता क्या था, पहले वीडियोस बनाता था, फिर उन वीडियोस को ब्लर करके लोगों को भेजता था, वायरल करता था और लोगों से कहता था कि अभी मैंने इनको ब्लर कर दिया है, लेकिन अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, साफ साफ वीडियो देखना है तो उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि इन तीनों अपराधियों ने सिर्फ 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है और ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इन्होंने अपनी चैट्स में यह लिखा था कि यह काम गंदा है लेकिन इसमें पैसा अंधा है। गुजरात पुलिस ने बताया कि इन तीनों अपराधियों ने महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियोस दूसरे टेलीग्राम चैनल्स पर भी बेचे थे और इनमें जो अपराधी प्रयागराज का रहने वाला है वो महाकुंभ में महिलाओं के खुले में स्नान करने के वीडियोस बनाता था और उन्हें ऐसे टेलीग्राम चैनल्स पर बेचता था जिन पर एक बार में अधिकतम 100 सब्सक्राइबर्स जोड़े जाते थे।
दुख की बात यह है कि फेसबुक और यूट्यूब के जिन अलग अलग अकाउंट से इन आपत्तिजनक वीडियोस को बेचा जाता था, उन अकाउंट्स पर 50,000 से 5 लाख तक फॉलोअर्स हैं और ये वीडियो इसी देश में रहने वाले लोग देख रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह बताया है कि उसने भी इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें ऐसे 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया गया है जिन पर महाकुंभ के आपत्तिजनक वीडियोस को अपलोड किया गया है और लाखों लोगों ने इन वीडियोस को देख भी लिया है। अभी तक जो सोशल मीडिया के अब्यूज़ से रिलेटेड एफआईआर हैं वो हम लोगों की बेसिकली 12 एफआईआर्स हो गई हैं और टोटल 103 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर जो कराई है। अभी प्राइमा फेसी हमने इस केस पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके मोबाइल को एनालाइज किया जाएगा, हो सकता है पहले इन्होंने मोबाइल में रखा हो, डिलीट कर दिया हो, वो सब है। तो एक बार हमारे यहाँ टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उसमें एक बार वो मोबाइल को रन किया जाएगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि वो वीडियो कहाँ थी। पिछले 1 साल से ये लोग काम कर रहे थे और बैंक डिटेल्स से भी हमने मांगी है कि इनके पास कितना पैसा आया है और इन्होंने आगे हैकर्स को कैसे कैसे पैसा दिया है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये बड़ा टफ केस था क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा साइबर एक्सपर्ट और अपने लोग आईडीज़ सब अलग अलग आईडीज़ और फेक नंबर से सब ऑपरेट कर रहे थे। फिर भी जहाँ जहाँ इन्होंने गलती की वो साइबर और क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा है और विद इन लेस देन 36 आवर्स ये हमें सफलता मिली है। इस खुलासे का मतलब यह है कि अगर आपके परिवार की महिलाएं कहीं भी बाहर जा रही हैं और अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वो सुरक्षित नहीं है। आज आप खुद सोचकर देखिए कि देश में जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को हैक करके कितनी आसानी से बेचा जा सकता है और जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं वहां भी महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस चोरी छिपे हिडन कैमरे से रिकॉर्ड करके हमारे देश में बेचे जा रहे हैं। किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि जो सीसीटीवी कैमरे लोगों की सुरक्षा और उनकी निगरानी के लिए लगाए गए थे उनका भी एक दिन इस प्रकार से दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा और ये बेरोजगार लोगों के लिए, हमारे देश के अपराधियों के लिए एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो महिलाओं के इन आपत्तिजनक वीडियोस को खरीद रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं। ये लोग कौन हैं? तो इसका जवाब यह है कि भारत में विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। जितने आपने सोचे हैं उनकी संख्या उससे कहीं ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल कोलकाता के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की ऑन ड्यूटी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। यह महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, ड्यूटी पर बलात्कार हुआ और हत्या हो गई। आपको याद होगा कोलकाता का बड़ा मशहूर केस था और उस समय इसी देश में बहुत सारे लोग इंटरनेट पर इस घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे थे और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितने हजार बार सर्च किया। सोचिए, जब इसी देश के कुछ लोग इंटरनेट पर रेप का वीडियो ढूंढ सकते हैं तो वो महाकुंभ में स्नान करती हुई महिलाओं के वीडियोस को इंटरनेट पर जाकर खरीद क्यों नहीं सकते? कड़वा सच ये है कि ये वीडियोस इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि इनके खरीदारों की संख्या अब हमारे देश में बहुत ज्यादा हो चुकी है। अश्लीलता हमारे देश में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। बड़ी संख्या में अश्लील कंटेंट हमारे देश में उपलब्ध है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स अश्लील बातें करके, अश्लील वीडियोस बनाकर, अश्लील रील्स बनाकर अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं और ये सस्ता मनोरंजन देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और हमारे देश में अब यह रिवाज बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार का कंटेंट हमारे देश के लोग देखेंगे, हमारे युवा जिस प्रकार का कंटेंट देखेंगे दिन रात, उनका दिमाग उसी दिशा में चलने लगेगा और यही आज हमारे देश में हो रहा है। हम कंटेंट को एक भोजन की तरह मानते हैं। यह आपके दिमाग का भोजन है। अगर आपके दिमाग को आप गलत भोजन देंगे तो आपका दिमाग गलत प्रकार से सोचेगा, गलत दिशा में जाएगा और आपका जो दिमाग का स्वास्थ्य है वो भी खराब होगा।
आपने कई लोगों के लिए को यह कहते हुए सुना होगा कि अब महाकुंभ का मेला क्षेत्र खाली हो चुका है और अब महाकुंभ में भीड़ बिल्कुल नहीं है और ना के बराबर लोग जा रहे हैं, सड़कें खाली हो चुकी हैं, मेला क्षेत्र खाली हो चुका है। अक्सर आप ये बातें महाकुंभ के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारे दावे गलत हैं। और आज महाकुंभ का 40वां दिन था और आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ जाकर पवित्र स्नान किया है और अब भी महाकुंभ में इतनी ज्यादा भीड़ है कि प्रशासन ने मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन को अभी तक समाप्त नहीं किया है। यानी जो मेला क्षेत्र है ये अब भी नो व्हीकल जोन बना हुआ है और इस समय भी प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर के लंबे ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं। अब भी मेला क्षेत्र में कोई गाड़ी नहीं जा सकती। इसलिए अगर आप 26 फरवरी से पहले महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको आज की ये हमारी रिपोर्ट जरूर देख लेनी चाहिए। आज की रिपोर्ट है, लेटेस्ट जानकारी आपको यहां से मिलेगी। महाकुंभ का आखिरी हफ्ता चल रहा है और अब सिर्फ 5 दिन शेष हैं और अभी भी श्रद्धालुओं का सैलाब कम नहीं हुआ है। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और कुल आंकड़ा 59 करोड़ को पार कर गया है। पहले लोगों को उम्मीद थी कि वसंत पंचमी के बाद भीड़ कम हो जाएगी, फिर लगा कि माघ पूर्णिमा के बाद महाकुंभ खाली हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ का आखिरी वीकेंड आ गया और सड़क, स्टेशन, एयरपोर्ट से संगम तक श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई। ऐसे करोड़ों लोग थे जो महाकुंभ के आखिरी चरण में स्नान करने का प्लान बनाकर बैठे थे। उन्हें लगा था कि भीड़ कम होगी, लेकिन आस्था का ज्वार अपने चरम पर है और कल से महाकुंभ का आखिरी वीकेंड शुरू हो रहा है, इसीलिए भीड़ कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर पैदल यात्री ही चल पा रहे हैं और ये पूरा डेडिकेटेड इलाका है। ये यहाँ से संगम की तरफ बढ़ने वाला इलाका है, संगम की तरफ बढ़ रहा है। ये फाफा माऊ से जो लोग आ रहे हैं पैदल, पूरा नो व्हीकल जोन है। गाड़ियों के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, चाहे वो अरैल क्षेत्र हो, चाहे बेला कछार का क्षेत्र हो, चाहे फाफा मऊ का इलाका हो, सभी जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग अलग कर दी गई है। वीकेंड के बाद महाकुंभ में सिर्फ 3 दिन बचेंगे। ऐसे में जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो भी जरूर महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचने की कोशिश करेंगे और महाकुंभ के आखिरी दिन महाशिवरात्रि होने से श्रद्धालुओं की संख्या एक और रिकॉर्ड तोड़ सकती है। महाकुंभ के आखिरी चरण में रेलवे पर भी भारी दबाव, क्योंकि जो स्नान से छूट गए हैं वो भी अब इसका पुण्य लेना चाहते हैं। तो ये रास्ता है जो घाटों से काफी दूर है, लेकिन उसके ठीक पहले लोगों को रोका जा रहा है और कई किलोमीटर भीड़ की वजह से लोगों को यहाँ पर चलना पड़ रहा है। देखेंगे तो यही आपको भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, लगातार यहाँ पर भीड़ इसी तरह आपको दिखेगी। पीछे अगर आप देखेंगे बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई गई है और पुलिस वाले भी यहाँ पे आगे मौजूद हैं। किसी तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से व्यवस्था। आज भारी भीड़ को लेकर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। सभी लोग बाहर निकले, अब लेके आएंगे, अभी बाहर निकले सभी लोग। अरे सर पहले तो बाहर कहाँ हो बोट आपकी? ये खड़ी सामने मेरी बोट खड़ी आ गई है। हाँ तो आ जाएगी तो लेके आइएगा। तरीके से आपको देखिएगा कई लोग बहस भी कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन है, वीकेंड देखते देखते प्रशासन को यहाँ पर थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी और भीड़ का हाल है वो आपके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। अब हम आपको आज का एक और बहुत चिंताजनक विशेषण दिखाएंगे जो हर परिवार को देखना चाहिए, खास तौर पर माओं को देखना चाहिए और स्कूली छात्राओं को देखना चाहिए। माता पिता को भी आज का यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए जिनकी बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं। हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं और हो सकता है उनमें से आपकी बच्ची भी हो।
और इनमें भी 5.5 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घरों से स्कूल अकेले जाती हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। कल्पना कीजिए अगर एक गैंग लड़कों का इन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दे, ये लड़कों का गैंग इन लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करे और दोस्ती कर भी ले, इनसे बात करने के लिए इन्हें अलग से मोबाइल फोन दे दे जो कि इनके परिवार को पता ना हो, लड़के इन्हें मिलें, दोस्ती करें, लड़कियों को मोबाइल फोन दे दें बात करने के लिए, इनसे रिश्ता बनाने के बाद इनकी अश्लील तस्वीरें खींचकर इन्हें ब्लैकमेल करें, इन पर उसके बाद धर्म बदलने के लिए दबाव बनाएं और इनसे कहें कि अगर ये कलमा नहीं पढ़ेंगी तो इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। इन पर यह दबाव बनाया जाए कि ये अपने माता पिता की अलमारी से पैसा चुराकर लाएं और उन लड़कों के शौक पूरे करें और अपनी सहेलियों से भी इन लड़कों की दोस्ती कराएं, तो आप क्या करेंगे? ये मैंने आपको किसी वेब सीरीज की कहानी नहीं बताई, किसी क्राइम सीरियल की कहानी नहीं बताई है, ये सचमुच में हो रहा है। और सोचिए अगर कोई ये कहे कि उसे ब्राह्मण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए अलग से पैसा मिलता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कितना पैसा मिलता है? जातियों के हिसाब से रेट कार्ड है 20 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 10 लाख रुपए। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हमारे देश में ही वाकई हो रहा है। राजस्थान के ब्यावर जिले में पुलिस ने ऐसे 10 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, दोस्ती करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करने के नाम पर उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते थे। इनमें 5 आरोपी बालिग हैं, जिनमें सोहेल मंसूरी, साहिल कुरैशी और अरमान पठान 19 साल के हैं, रेहान मोहम्मद और लुकमान 20 साल के हैं और ये सारे लड़के बिल्कुल अनपढ़ हैं। सोचिए, अनपढ़ लड़के हैं, मजदूरी का काम करते हैं, इनमें से कोई लड़का कभी ना स्कूल गया है ना अभी जाता है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस घटना में 14 से 15 साल की उन्हीं नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया जो अपने घर से अकेले ही स्कूल जाती थी। जब ये लड़कियां घर से अकेले स्कूल जाती हैं तो रास्ते में इन्हें अकेला देखकर ये लड़के मोटरसाइकिल से इन लड़कियों का स्कूल जाते हुए पीछा करते थे, फिर इनसे दोस्ती करते थे और इनसे प्यार करने का नाटक करते थे। इन लड़कियों को भी यह लगता था, क्योंकि इनकी उम्र इतनी कम है, समझ इतनी कम है, इन्हें यह लगता था कि अगर ये लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास अगर अच्छी कोई मोटरसाइकिल है तो ये अच्छे घरों से ही होंगे और उन्हें इनके साथ घूमने का मौका मिलेगा। और इस तरह इनमें से एक लड़के की दोस्ती वहां के स्कूल में पढ़ने वाली किसी लड़की से हो गई। आरोपों के मुताबिक यह लड़का इस लड़की को ब्यावर जिले के ही एक कैफे में लेकर गया, जहां धोखे से इसने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। बाद में इस लड़की को यह धमकी दी कि अगर यह बचना चाहती है तो इसे अपने स्कूल की दूसरी और लड़कियों को इस लड़के के दोस्तों से मिलवाना पड़ेगा। इस तरह एक ही स्कूल की लड़कियां 10 से 12 लड़कों के संपर्क में आ गईं और ये लड़के इन लड़कियों को इसी कैफे में ले जाने लगे। आरोपों के मुताबिक पहले इन लड़कों ने इन लड़कियों से दोस्ती की, इसके बाद इन्हें एक चाइनीज फोन दिया, मेड इन चाइना फोन भी दे दिया। फिर इन लड़कियों पर घर से पैसे चुराकर लाने का दबाव बनाया, कहा कि तुम्हारे घर में जहां जहां पैसा रखा हुआ है आपके माता पिता का, उस पैसे को चोरी करके लाइए और हमें दीजिए। और इनसे यह भी कहा गया कि अब इन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में जो कुछ लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इन लड़कियों से यह कहा गया कि अगर ये रोजा नहीं रखेंगी, कलमा नहीं पढ़ेंगी तो इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, इनकी पूरे समाज में बदनामी की जाएगी, जिससे ये लड़कियां डर गई। और आरोप है कि कुछ लड़कियों को बुर्का पहनकर ये लड़के मिलने के लिए भी बुलाते थे। ये पूरी घटना के बारे में उस समय पता चला जब एक माता पिता ने अपनी बेटी को उनकी अलमारी से 2000 रुपए चुराते हुए देख लिया और उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी के पास
एक मेड इन चाइना फोन भी है और इस फोन के बारे में परिवार में किसी को जानकारी ही नहीं थी और यह फोन किसी लड़के ने उस लड़की को दिया था और इस फोन से वो किसी लड़के से बात किया करती थी और उसी लड़के के लिए वो अपने घर से पैसे चुरा रही थी। जब इस परिवार ने, माता पिता ने अपनी बेटी पर दबाव डाला तो इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ और अब इस मामले में साजिश का भी एक शक जताया जा रहा है। एक पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में यह बताया है कि आरोपी लड़कों के पास धर्म परिवर्तन कराने की एक रेट लिस्ट थी जिसमें ब्राह्मण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 20 लाख रुपए मिलते थे, दलित लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 10 लाख रुपए मिलते थे और यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ये लड़के किसी के इशारे पर स्कूल जाने वाली हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे? ये सारे अनपढ़ लड़के हैं, गरीब मजदूरी करने वाले लड़के हैं। इनके पास ये अच्छे कपड़े कहां से आए, इनके पास ये बाइक कहां से आई और ये 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इन्हें कौन दे रहा था? ये घटना बहुत चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का ये मॉडल नया बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आपने बहुत पहले भी बहुत कुछ सुन चुका होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा और आपको याद होगा पिछले साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि कैसे केरल के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती है, बाद में ब्लैकमेल करके उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। राजस्थान में इस घटना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिन लड़कों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, इन लड़कियों को परेशान किया है, उनके साथ अदालत में वकीलों ने भी मारपीट की है। और जिस कैफे में ये आरोपी लड़के इन हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे, उस कैफे पर राजस्थान की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है और इस घटना के बाद राजस्थान के कई माता पिता इतना डर गए हैं कि अब वो अपनी बच्चियों को अकेले स्कूल नहीं जाना देना चाहते और माता पिता अब खुद अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। जिन नाबालिग लड़कियों ने इस घटना का खुलासा किया, आज हमने उनसे ही बात की है और जब आप इन छोटी छोटी बच्चियों की आप बीती सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और ये पूरी जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, ये आपको सावधान करने के लिए है। आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में रहते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके जरिए कितनी फ्रेंड गई उनके पास? मेरे जरिए नहीं कि मेरे अलावा 4-5 फ्रेंड है जो उनके जाल में फंस चुकी है। अच्छा, आपके जरिए? हाँ, मेरे आपके जरिए दबाव बनाया कि? हाँ, फर्स्ट बार मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे जरिए उन लोगों को भी फंसा दिया उन्होंने। क्या कहते थे आपको उनको बुलाने के लिए? उनको बुलाने के लिए बोलते थे कि नहीं कि इनको बुला जबरदस्ती, वरना तेरी वीडियो वायरल कर देंगे और किसी भी प्रकार से इनका किसी भी फोटो निकाल के इनको भी नुकसान है और तुझे भी है। उनके साथ भी गलत काम किया? उनके साथ भी गलत काम, जैसे आपके साथ अन्य जगह ले जाकर किया? मेरे साथ किया उन्होंने। उसके फ्रेंड का संपर्क मेरी फ्रेंड से हुआ था, उस जरिए हुआ। फिर आगे क्या चला? फिर आगे चला, उसने मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी बोला था, बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये बोला कि मैं शुक्रवार के दिन 5 टाइम की नमाज होती है, रोजे वगैरह होते हैं, रखने वगैरह की, और बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये भी बोला कि शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने, कुर्ता वगैरह ये सब। और वो कभी कभार ऐसे मिलने के लिए भी फोर्स करता था और भी लड़कियों को संपर्क लेने में भी फोर्स करता था। और अगर मैं उसको ये चीज बोलती कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी करूंगी, तो ये बोलता कि तू अपनी फैमिली को नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो या तो तेरी फैमिली को खतरा है या तेरे को है। जब बच्चियां स्कूल जाती थी तो ये रास्ते के अंदर उनको रोकते थे, रोक के फिर उनको दबाव बनाते थे और ये कहते थे कि हमारे साथ में घूमने चलो, कैफे में चलो, और दूसरी जगह ले जाने का कोशिश कर रहे थे। जो मुजरिम थे उनको पकड़ा नहीं गया था, जो चेन का खुलासा करना था वो चेन क्लियर नहीं हुई। और अजमेर बैठे जो अफसर लोग कह रहे कि लव जिहाद नहीं है,
क्या वो ये संतुष्टि करेंगे हमें कि उन्होंने कैसे क्लियर किया कि लव जिहाद है कि नहीं है? जो भी इसमें अपराधी है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। पुलिस ने 3 नए आरोपी और बनाए, आशिक, श्रवण और करीम खान। इसमें से जो श्रवण है वो कैफे संचालक है और करीम खान जो इनका मीडिएटर जो संपर्क करता है वो है, और आशिक इस घटना के अंदर मेन कड़ी है जो इनको रेकी करता था। उस प्रकार का इनका रोल सामने आया है। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है और जो नए आरोपी 3 हमने गिरफ्तार किए हैं उनसे भी उनके अनुसंधान के लिए हमने कोर्ट से रिमांड मांगा, तो 7 दिन का अनुसंधान के लिए हमें रिमांड प्राप्त हुआ है। सर, अब तक जांच में जो रिमांड पर लिए थे क्या सामने आया? कुछ और आरोपियों की लिप्तता इसमें सामने आई है सर? अभी तक जो अनुसंधान आ रहा है और जैसे जैसे चाहे वो लोगों से पूछताछ से है या कोई टेक्निकल एविडेंसेज आ रहे हैं या और भी कोई तथ्य सामने आ रहा है, उसके आधार पे जो भी आ रहा है, जैसे नए जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसी के बेस पे हुए हैं, और भी कुछ लोग अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे देश में ऐसी नई नई और खतरनाक चीजें हो रही हैं, ऐसे नए नए बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं जिससे आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अगर माता पिता हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है कि आप अपने स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से ये पूछें कि वो कब जाते हैं, किससे मिलते हैं और उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप लगातार सतर्क रहेंगे और अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि उन्हें भी सतर्क रहना है, अगर स्कूल जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं, उन्हें आपको ये बताना चाहिए कि उन्हें अनजान लोगों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई अनजान लड़का या लड़की उन्हें संपर्क करने की भी कोशिश करता है तो उन्हें सबसे पहले आकर अपने माता पिता को और अपने परिवार को बताना चाहिए। आज से 33 वर्ष पहले वर्ष 1992 में राजस्थान का अजमेर कांड हुआ था, जिसमें ठीक इसी तरह से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने के बाद उनका गैंगरेप हुआ था। सोचिए 100 लड़कियां। बड़ी बात यह है कि इस घटना में दोषियों को सजा मिलने में पूरे 32 साल लग गए और पिछले साल ही अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब आप सोच लीजिए कि 1992 का यह मामला है और पिछले साल इन्हें सजा हुई है। यह हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। हम नहीं चाहते कि इस मामले में भी पीड़ित लड़कियों को इंसाफ मिलने में ऐसे ही 30 से 32 साल लग जाए, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश के माता पिता को चिंता में डाल दिया है। आपकी नींद उड़ जाएगी ये सब देखने के बाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब धर्म परिवर्तन के लिए, धर्म बदलवाने के लिए एक बहुत ही संगठित तरीके से अपराध हो रहे हैं। बाकायदा ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं जिनका काम ही है लड़कियों को उनसे पहले दोस्ती करना, ब्लैकमेल करना और उनका धर्म परिवर्तन कराना। और लोग ये सब काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और लड़कियों की जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन का रेट फिक्स कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन की चुनौती सिर्फ अकेले हमारे देश भारत में ही है। ब्रिटेन में इसी तरह के ग्रूमिंग गैंग्स बहुत सक्रिय हैं। वहां पर अंग्रेजी में ऐसे लोगों को ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं। और वहां जो ये ग्रूमिंग गैंग्स सक्रिय हैं, इन गैंग्स में लड़के हैं। इनमें ज्यादातर लड़के जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें नशे की लत लगाते हैं। ये ब्रिटिश मूल की जो लड़कियां हैं उनसे दोस्ती करते हैं पाकिस्तानी मूल के लड़के। फिर बिल्कुल यही उनका बिजनेस मॉडल है। ब्रिटिश मूल की जो छोटी बच्चियां हैं, जब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाते समय उनके साथ ये पाकिस्तानी मूल के लड़के दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उनका बलात्कार करते हैं और उन पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। और अब बिल्कुल यही चीज राजस्थान में भी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म के लोगों की बढ़ रही है? और यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताई है। वर्ष 2015 से लेकर 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में 4,20,000 लोगों की आबादी बढ़ी है।
ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन से 81 लाख लोगों की आबादी कम हो गई। यहूदी धर्म में 40,000 लोगों की आबादी कम हो गई। बौद्ध धर्म में 3,70,000 लोगों की आबादी कम हो गई, क्योंकि लोगों ने इन धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया। और हिंदू धर्म में भी धर्म परिवर्तन की वजह से आबादी में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। इससे यह पता चलता है कि दुनिया भर में हिंदू धर्म के मुकाबले इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों की दर 4000% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति हिंदू धर्म अपनाता है तो इसी दौरान 43 दूसरे लोग इस्लाम धर्म को अपना चुके होते हैं। और यह दर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस्लाम धर्म कहता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम महिला किसी मुस्लिम पुरुष से निकाह करती है तो उसे तब तक मुसलमान नहीं माना जाएगा जब तक वो अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को नहीं अपनाती। और यही कारण है कि निकाह के नाम पर मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम महिलाओं का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराते हैं, शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर, जबकि हिंदू धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हिंदू धर्म में गैर हिंदू महिला से शादी करने के लिए उसका धर्म परिवर्तन कराना आवश्यक नहीं होता और वो महिला दूसरे धर्म से होते हुए भी एक हिंदू पुरुष से विवाह कर सकती है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर में हुई है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोग इसे गंभीरता से ना लें और उन्हें यह लग सकता है कि यह सिर्फ एक छोटे से शहर का ही तो मामला है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह के धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में अब एक बिजनेस मॉडल का रूप ले चुके हैं और इस बात को आप इजिप्ट और नाइजीरिया के उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे। इन देशों में जो लोग क्रिश्चियन महिलाओं से निकाह करके उन्हें मुसलमान बनाते हैं, उन लोगों को कैश इनाम दिया जाता है। भारत में भी अब यही हो रहा है। यहां ब्राह्मण, दलित और ओबीसी के हिसाब से लड़कियों की जातियां देखकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उसके हिसाब से एक रेट लिस्ट बनी हुई है। भारत के संविधान को धर्म परिवर्तन के लिए बहुत लचीला बनाया गया और यह लोगों को पूरी आजादी देता है कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं या धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद देश में अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनने शुरू हो गए हैं और मौजूदा समय में देश के 12 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख हैं। राजस्थान में यह कानून पिछले साल ही बना है और अब वहां जबरदस्ती और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। यहां एक और मुद्दा है हमारे देश की राजनीति। हमारे देश में जितने भी राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बने, उन्हें बीजेपी की सरकारों ने ही बनाया है, जबकि विपक्षी दल धर्म परिवर्तन को असली मुद्दा मानते ही नहीं है और वो अपने आप को धर्म निरपेक्ष बनाने के चक्कर में, धर्म निरपेक्ष दिखने के चक्कर में इस तरह के कानूनों को अपने राज्यों में लाना नहीं चाहते। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ये जो कानून बन रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, ये मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने के लिए बन रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो इस मुद्दे पर भी बटी हुई है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के नेता इस विषय के ऊपर कैसे अपने वोट बैंक को पहले देखते हैं और इस विषय को बाद में देखते हैं। इसलिए अगर इतने संगठित तरीके से देश भर में लड़कियों के साथ इस तरह के मामले आ रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, 10 से 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इन सारे लड़कों को जो ये पैसा दे रहा है कोई और है इनके ऊपर, कोई और बहुत संगठित तरीके से हमारे समाज को बदलने में लगा हुआ है। और अब आपको यह बताते हैं कि चीन के युवाओं की शादी से विरक्ति क्यों हो गई है। हमारे देश में तो आपने देखा होगा शादियों पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। शादियों का हमारे यहां सीजन आता है जिस दौरान आप शहर में अगर जाएंगे तो चारों तरफ आपको ट्रैफिक जैम दिखाई देगा। हमारे देश में शादियों पर पैसा भी बहुत खर्च किया जाता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो उधार लेकर, लोन लेकर शादियों पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन चीन में वहां के युवा शादी करना ही नहीं चाहते। चीन में वहां की सरकार शादी करने के लिए युवाओं को
कैश इनाम दे रही है कि आप कैश ले लीजिए और शादी कीजिए, लेकिन इसके बावजूद वहां के युवा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। चीन में 20 से 30 वर्ष के ज्यादातर लड़के और लड़कियां अब शादी ही नहीं करना चाहते और इन युवाओं का मानना है कि शादी एक बहुत खर्चीला काम है और इससे जेब पर भी बहुत बोझ बढ़ता है और फायदा कुछ नहीं है। वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2024 के बीच चीन में शादियों की दर 50% से भी कम हो चुकी है। वर्ष 2013 में चीन में 1,30,00,000 शादियां हुई थी, लेकिन वर्ष 2024 में सिर्फ 60 लाख शादियां हुई है। सोचिए कितना अंतर आ गया। चीन के युवाओं की शादी न करने की पहली वजह है उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। वो काम के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पाते। चीन के युवाओं को लगता है कि दफ्तर में ज्यादा देर तक काम करने की वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे और इसलिए घर बसाने से बेहतर है कि वो अकेले ही रहें। पूरा दिन, उनका पूरा जीवन सिर्फ काम में निकल जाता है। घर परिवार के लिए उनके पास समय नहीं है। दूसरा, उन्हें यह भी लगता है कि जो पैसा वो कमा रहे हैं, अगर उन्होंने अपना परिवार बनाया, परिवार को बढ़ाया, शादी की, बच्चे होंगे, तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इस परिवार पर कुछ खर्चा कर सके। दूसरी वजह है बेरोजगार होने का डर। चीन के युवाओं को लगता है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है और किसी भी वजह से अगर उनकी नौकरी चली गई तो फिर वो अपने परिवार का जो देखभाल है कैसे करेंगे। इसलिए वो शादी करके अपनी बचत पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहते और वो अस्थिरता के कारण अपने पार्टनर की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम ही नहीं है। यानी वो ये जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते। वहां की जो नौकरियां हैं वो इतनी अस्थायी हैं कि सबको पता है कि ये नौकरी कभी भी जा सकती है और अगर नौकरी चली गई तो फिर परिवार का या अपने पार्टनर का, बच्चों का, पत्नी का बोझ कैसे उठाएंगे। तीसरी वजह है वहां महंगाई तेजी से बढ़ रही है। चीन में पिछले 5 वर्षों में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च 15% तक बढ़ चुका है, जिससे वहां के युवाओं को लगता है कि 2 व्यक्ति की जगह अगर एक व्यक्ति का ही खर्च उठाया जाए तो यह ज्यादा किफायती रहेगा, इसलिए वो अकेले ही रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में चीन के 20 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में शादी को लेकर एक ऐसी विरक्ति आई है कि वो अब शादी को गैर जरूरी मानने लगे हैं। चीन के युवा सिंगल रहना चाहते हैं, अविवाहित रहना चाहते हैं और वो अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल नहीं करना चाहते। जबकि शादियों को बढ़ावा देने के लिए चीन के अलग अलग राज्यों में वहां की सरकारें कैश इंसेंटिव्स दे रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2016 से पहले चीन में 4 दशकों तक 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। अब वही चीन अपने लोगों से 3-3 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि अब युवा ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चे पैदा करना चाहते हैं, जबकि सरकार लगातार युवाओं से कह रही है कि आप शादी कीजिए और बच्चे पैदा कीजिए, हम आपको अलग से पैसा देंगे इसके लिए। वर्ष 2016 में चीन में 1,80,00,000 बच्चे पैदा हुए थे और वर्ष 2024 में 95 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। यानी पिछले 8 वर्षों में बच्चों की जन्म दर करीब 50% तक कम हो गई है। इस समय भारत और चीन की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन चीन के युवाओं का शादियों से मोहभंग हो चुका है और वहीं भारत में शादियों का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और भारत में लोग लोन लेकर, उधार लेकर शादियां कर रहे हैं। भारत में शादियों का जो बाजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में हर वर्ष 1 करोड़ शादियां होती हैं और इन शादियों पर औसत खर्च 12 लाख रुपए होता है। और भारत और चीन में बड़ा अंतर यह है कि हमारे देश के युवा लोन लेकर शादियां कर रहे हैं और चीन के युवा कैश इनाम लेकर भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। यहां अच्छी बात यह है कि भारत के युवा इस इंटरनेट के युग में भी रिश्तों को बोझ नहीं मानते। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 68% लोग अपने पार्टनर और अपने माता पिता पर होने वाले खर्च को कभी भी बोझ नहीं मानते और इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जबकि चीन में लोगों को अपने माता पिता का खर्च भी बोझ लगने लगा है और अब शादियां तो वो करने ही नहीं चाहते। यानी रिश्तों से उनका विश्वास उठने लगा है। वो रिश्तों की बजाय पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। और अब आपको जल्दी से यह बताएंगे कि भारत के बाजारों में टेस्ला की गाड़ियां कब से बिकनी शुरू हो जाएंगी और इनकी कीमत क्या होगी। पूरा देश न जाने कितने वर्षों से टेस्ला का इंतजार कर रहा है। आज से 7 दिन पहले अमेरिका में टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी और अब खबर है कि अगले 2 महीनों के अंदर
टेस्ला भारत में अपनी गाड़ियों के 2 शोरूम्स खोलने वाला है और ये शोरूम्स दिल्ली और मुंबई में होंगे। टेस्ला ने नौकरियों के 13 पदों पर आवेदन भी मांगे हैं। इनमें शोरूम और सर्विसिंग से जुड़ी नौकरियां हैं और करीब 17 साल पहले यानी वर्ष 2008 में पहली टेस्ला कार कैलिफोर्निया में लॉन्च हुई थी। इलॉन मस्क ने अपनी ईवी कार पूरी दुनिया में बेची, लेकिन वो इसे भारत के बाजारों में नहीं ला पाए। विदेशी गाड़ियों पर भारत में लगने वाली भारी भरकम कस्टम ड्यूटी की वजह से टेस्ला भारत में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब भारत ने टेस्ला के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। भारत में विदेशी कारों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 125% लगती थी, जिससे 30 लाख रुपए की विदेशी कार भारत में आते आते करीब 80 लाख रुपए की हो जाती थी। लेकिन अब विदेशी कारों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 70% कर दिया गया है और इसका फायदा टेस्ला जैसी कंपनियों को होगा, क्योंकि टेस्ला अब सस्ते दाम पर गाड़ी बेच पाएगी। इलॉन मस्क सबसे पहले जर्मनी में बनी टेस्ला कारों को भारत में लाकर बेचेंगे। जिस मॉडल को भारत लाने की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $25,000 यानी करीब 21 लाख रुपए के आसपास है। तमाम टैक्स लगाने के बाद यह कार भारत में आपको करीब 50 लाख रुपए में मिलेगी, यानी 21 लाख रुपए की जो कार है बाहर, वो आपको यहां 50 लाख रुपए में मिलेगी। टेस्ला की सबसे सस्ती कार का नाम है मॉडल 3, जो अमेरिका में 27 लाख रुपए में बिकती है और यह मॉडल भारत अगर आया तो 27 लाख की यह कार आपको भारत में 74 लाख की मिलेगी। अब आपको यह बताते हैं कि विदेशी कारें भारत में आकर इतनी महंगी क्यों हो जाती है। इसकी वजह मुख्य रूप से टैरिफ है। 2 वजहें हैं। पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो हमारे देश में 70% है, और दूसरा है जीएसटी, जो 28% है। इंपोर्ट होने वाली विदेशी कारों की कीमतें इसी वजह से 100% तक बढ़ जाती हैं और इसके बाद रोड टैक्स लगाकर और भी बहुत सारे टैक्स अलग से लगाए जाते हैं और ये सारे टैक्स लगते लगते ये गाड़ियां बहुत महंगी हो जाती हैं। जैसे भारत में जर्मनी की मर्सिडीज, BMW या ऑडी या ब्रिटेन की रेंज रोवर जैसी कंपनियां भी अपनी गाड़ियां बेचती हैं। BMW की सबसे सस्ती पेट्रोल कार जर्मनी में 32 लाख रुपए की है, लेकिन भारत में इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। मर्सिडीज की ए क्लास सेडान जर्मनी में 29 लाख रुपए में बिकती है, जबकि भारत में इसकी कीमत लगभग 46 लाख रुपए के आसपास है। ऑडी A4 जर्मनी में 36 लाख रुपए के आसपास की है, जबकि भारत में यह करीब 54 लाख रुपए के आसपास बिकती है। इनमें भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं, तो इसलिए इसका पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को टेस्ला का इंतजार है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि टेस्ला हो सकता है बहुत जल्द भारत के बाजारों में बिकने लगे। लेकिन अब भारत में बनने वाली जो ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और गाड़ियां हैं, वो भी टेस्ला को अच्छा खासा कंपटीशन देंगी और भारत में बनी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो टेस्ला के मुकाबले आपको कहीं ज्यादा सस्ते दाम पर मिल जाएंगी। ये कलयुग है, यहां लोगों को डर घाव से नहीं बल्कि लगाव से लगता है। नमस्कार।